हेलो बच्चों, मेरा नाम आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा फिजिक्स का छोटा सा टीचर वापस से हाजिर हूं आपके सामने जेईई मेंस पीवाईक्यू सीरीज का अगला चरण लेकर। और आज हम सॉल्व करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस किसके, सेंटर ऑफ मास के। अगर सेंटर ऑफ मास में आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम आ रहा है या ऐसा है कि आपके कोई कॉन्सेप्ट्स वीक है, सपोज मोमेंटम कंजर्वेशन में प्रॉब्लम आ रहा है या सेंटर ऑफ मास फ्रेम में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप प्लीज चैनल पे जाइए। मैंने एक पूरा सेंटर ऑफ मास का एक पूरा 9 साढ़े 9 घंटे का वन शॉट अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने बहुत सारे अच्छे एग्जांपल्स कराए हुए हैं, अच्छी अच्छी बुक्स के कराए हुए हैं, सेंगेज, एससीवी, इरोडो, इन सब के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं। और एकदम जीरो से लेके मैं पूरा एडवांस लेवल तक उसमें कवर किया हूं, प्लीज उसे देखें। चलिए आज हम जेईई मेंस के सेंटर ऑफ मास की पीवाईक्यू से स्टार्ट करते हैं। पीवाईक्यू सीरीज जो हमारी कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा की जो पीवाईक्यू सीरीज है, उसको आप लोगों का बहुत अच्छे से प्यार मिल रहा है। तहे दिल से शुक्रिया उसके लिए। केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी बहुत अच्छे से आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है और आप लोग जो है उसे लाभान्वित भी हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों उसके लिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। ठीक है, बोर्ड पे क्वेश्चन है, देखिएगा क्या बोल रहा है ये। यूनिफॉर्म थिन मेटल प्लेट ऑफ मास 10 kg with dimensions is shown. The ratio of x and y coordinate of the center of mass of the plate is n by n. Then find the value of n. Find the value of n. देखिए साहब, सवाल क्या कर रहा है। सवाल में आपके पास एक लैमिना है, इसमें एक पार्ट काट के हटा दिया गया है, तो बेसिकली कैविटी प्रॉब्लम टाइप प्रॉब्लम है ये, मतलब कैविटी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ये। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको ये जो ज्योमेट्री है इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से दिखने के लिए मैंने डायग्राम को दोबारा बना दिया है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर लैमिना है, ये 3 मीटर मान लेते हैं, 3 दिया हुआ है ना। कोऑर्डिनेट जो दिए हुए हैं 0,0, यहाँ पे 3,0 है। तो बेसिकली ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। आगे बात समझ में एकदम। यहां बीच में से ये 1,1 है और ये 2,1 है, यहां से मैंने एक स्क्वायर लैमिना, ये आपको दिख रहा है, ये 1 से 2 यानी ये भी 1 है और ये 1 से 2 ये भी 1 है। एक स्क्वायर लैमिना 1/1 का मैंने हटा दिया एकदम मिडिल में से। ठीक है, समझ में आया। तो बेसिकली जो रिमेनिंग ज्योमेट्री जो बची हुई है, आपको इस रिमेनिंग ज्योमेट्री का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। ठीक है, तो यार कैविटी प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते थे, कैविटी प्रॉब्लम में हम लोग ये करते थे कि भाई जो बॉडी है उस बॉडी को वापस उठा के रख देते थे, तो एक प्रॉपर ज्योमेट्री बन जाती थी। प्रॉपर ज्योमेट्री बन जाती थी तो उसका सेंटर ऑफ मास मुझे पता था। जो बॉडी मैंने काट के हटाई हुई थी वो भी एक प्रॉपर ज्योमेट्री थी, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी मुझे पता था। तो जो रिमेनिंग बॉडी उसका सेंटर ऑफ मास हम लोग इजीली निकाल लेते थे। हम लोग ऐसा काम किया करते थे। आई बात समझ में। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए 10 kg दिया हुआ ही है, यहाँ पे 10 kg दिया हुआ है। मैं मान लेता हूं कि इसका सरफेस मास डेंसिटी या एरिया मास डेंसिटी सिग्मा है, मैंने ऐसे मान लिया। तो मैंने क्या माना, मैंने बोला लेट लेट एरिया मास, एक्सप्लेन कर रहा हूं वरना मैं डायरेक्ट भी सब लिख सकता हूं, सिग्मा है। एरिया मास डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। इस बॉडी का मास मैंने मान लिया m1 और इस बॉडी का मास मैंने मान लिया m2। पहले m1 और m2 निकाल के रख लेता हूं। m2 कितना होगा, m2 स्क्वायर है, उसका साइड कितना है 1, 1 इंटू 1 1 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, सिग्मा हो जाएगा। m1 निकाल लेता हूं मैं, m1 कितना है, m1 का एरिया देखिए ये कितना है 3, ये कितना है 6, 3 2 6, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 बोले तो 5। तो ये जो ब्लू एरिया है वो है 5। अगर मीटर में बात करता हूं 5 मीटर स्क्वायर हो गया, तो उसका मास जो हो गया वो हो गया 5 सिग्मा। तो m1 हो गया 5 सिग्मा और m2 हो गया सिग्मा। पक्की बात है, ठीक है। अब एक बात सुनिएगा, ये पक्की बात है कि ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, इस बॉडी का इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा इस लाइन पर लाई करेगा, ये पक्की बात है। सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इस लाइन पर लाई करेगा, ये पक्की बात है। क्यों, क्योंकि ये बॉडी इस लाइन के अबाउट सिमेट्री के जैसी उधर है वैसे ही इधर है। ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी, अगर किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट बॉडी सिमेट्रिक होती है तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो उसी पर्टिकुलर एक्सिस पे लाई करता है। तो ये तो मुझे समझ में आता है। अब अगर ऐसा है साहब, अगर ऐसा है तो यानी उसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे मिल गया, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे मिल गया। और ऑब्वियसली बात ये 3 है तो ये कुछ यहां पर कहीं पर होगा, ये हो जाएगा 3/2 में बोल देता हूं उसे, 3/2 कॉमा वाई, वो हो जाएगा 3/2 कॉमा वाई। ठीक है, थोड़ा दिखने में दिक्कत आ रहा है, वाइट कर देते हैं। तो वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2
कॉमा वाई यहां पर हो जाएगा इस रिमेनिंग बॉडी का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये हो गया रिमेनिंग बॉडी का सेंटर ऑफ मास, ये पक्की बात है। ठीक है, मैंने क्या किया, इस बॉडी को उठाया, मैंने क्या किया, इस बॉडी को उठाया और वापस इस एरिया में फिल कर दिया। वापस क्या किया मैंने, इस एरिया में मैंने फिल कर दिया। वापस से करता है एक बार, इसको उठाते हैं, इस पूरी बॉडी को उठाते हैं और इसको वापस से हाँ वापस फिल कर देते हैं। मैंने फिल कर दिया। अब ये जो बॉडी है, ये रेड बॉडी है, इस रेड बॉडी का सेंटर ऑफ मास भी मुझे पता है। तो रेड बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो पक्की बात है यहां पर इसका एकदम मिडिल पॉइंट जो होगा वो यहां पर कहीं ना कहीं होगा, ये पक्की बात है। ठीक है, इसका मिडिल पॉइंट यानी इसी लाइन पर लाई कर रहा है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो तो हो जाएगा 3/2 और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, सुनिएगा ध्यान से, ये कितना है, ये 3/2 है, ये कितना था, ये 2 था, तो ये हो गया 1 + 1/2, ये कितना हो जाएगा 1 + 1/2, तो वो भी जो हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा 3/2, पक्की बात है। तो ये हो गया C2, ये हो गया C2 और इसको मैंने बोल दिया C1। ठीक है, ये बोल दिया मैंने C1। अब जब ये बॉडी, रेड बॉडी को ब्लू बॉडी पे मैंने चिपका दिया है तो एक प्रॉपर रेक्टेंगल बन गया है। उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वो ओवरऑल बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा। जब वो ओवरऑल बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा तो वो पक्की बात है वो यहां पर कहीं लाया करने वाला है, इस जगह पे लाया करने वाला है, इस जगह पे लाया करने वाला है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं, एक्स एक्सिस हो जाएगा 3/2 और जो वाई एक्सिस हो जाएगा वो हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। तो जो C1 का है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है, बस वाई कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है। जब मुझे वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो ध्यान दीजिए, वाई COM ओवरऑल बॉडी का वो हो जाएगा M1Y1 + M2Y2 अपॉन M1 + M2। ठीक है, तो ओवरऑल बॉडी का YCM कितना है, वो कितना है, क्या वो 1 है। ओवरऑल बॉडी जो रेड और ब्लू मिलकर बनी है, जो प्रॉपर ज्योमेट्री है, उसका सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना है 3/2 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो वो हो गया 1। ठीक है, M1 ये रहा, M1 रहा 5 सिग्मा, कितना है 5 सिग्मा। ठीक है, M1 हो गया 5 सिग्मा। Y1 कितना हो गया, Y1 हो गया Y, वही तो मुझे फाइंड करना था, Y प्लस M2 कितना है, M2 है सिग्मा और Y2 कितना है 3/2 अपॉन M1 + M2 बोले तो 6 सिग्मा। ठीक है, तो यहां से सिग्मा 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 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से ये हो गया 6 इज इक्वल टू 5y + 3/2, तो यहां से जो 5y जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 - 3/2, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 - 3 9/2, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 - 3 9/2, तो जो y का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 9/10। y का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/10। और इसका x कोऑर्डिनेट तो मुझे पता ही है, इसका x कोऑर्डिनेट तो मुझे पता ही है, सेंटर ऑफ मास सीड है, जो C1 था वो कितना था 3/2 था, वो कितना था 3/2, तो x अपॉन y निकालना है मुझे क्या निकालना है, x अपॉन y निकालना है, तो x अपॉन y निकाल लेते हैं, बहुत ही इजी सा हो गया ये तो। ठीक है, तो x अपॉन y, तो जो x है, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है ये देखिए, ये रहा 3/2 और जो y है, y कितना आ गया है 9/10, समझ में आया था। तो ये हो गया भैया, कट गया 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10/6, ये कितना हो जाएगा 10/6। ठीक है, 309 10/6, ये ऐसे मैं बोल सकता हूं 5/3, कितना हो जाएगा 5/3। इसका वैल्यू कितना होना चाहिए n/9, कितना वैल्यू होना चाहिए इसका n/9, तो इसको मैंने इक्वल कर दिया n/9 के, तो 3 3 9, तो यहां से जो n का वैल्यू हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 15, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 15। इजी क्वेश्चन था, यस इट वाज अ कैविटी प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फटाफट, देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रीली
starts falling freely from the height h, hits an inclined plane in its path at height small h. As a result of this perfectly elastic impact, the direction of the velocity of the body becomes horizontal. The value of capital H by small h for which the body will take the maximum time to reach the ground. Okay. देखिए ये एक बॉडी थी, वो ए पॉइंट पर थी, वो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, कैपिटल एच, वहां से गिरी, यहां पे इसका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ एक इंक्लाइन प्लेन से, जिस पॉइंट पर वो इंक्लाइन प्लेन का वो पॉइंट ग्राउंड से स्मॉल एच हाइट पर है, और उसके रिजल्ट की वजह से उसका जो फाइनल वेलोसिटी हो गया वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, उसकी वजह से क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल हो गया और बॉल आके यहां गिरी। तो मैंने बोला ए से बी तक गिरने में उसे समय लगा, मैंने बोला T1 लगा, और बी से सी तक गिरने में उसे समय लगा T2। तो उसने ये बोला है कि कैपिटल एच बाय स्मॉल एच का वैल्यू क्या हो जिसके लिए जो टोटल टाइम है वो मैक्सिमम हो, जिसके लिए टोटल टाइम जो है वो मैक्सिमम हो। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो टोटल टाइम मैक्सिमम चाहिए मुझे, टोटल टाइम मैक्सिमम चाहिए। तो मैंने बोला, मैंने इक्वेशन लगाई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले वो ए से बी तक आई है, पहले वो कहां से कहां तक आई है, ए से बी तक। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया, h माइनस स्मॉल h, नेगेटिव हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, प्लस 1/2 इंटू जी, मैंने बोला टाइम लगा t1 स्क्वायर। तो यहां से जो t1 हो गया वो हो गया रूट ओवर 2 टाइम्स ऑफ h माइनस स्मॉल h अपॉन g। ये हो गया t1 टाइम। आगे बात समझ में, ये हो गया मेरा T1 टाइम। ठीक है, ये T1 टाइम हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है, ये कह रहा है कि B से C गिरी है, तो B से C हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, यानी B से C पर, B पॉइंट पर जो वेलोसिटी है टोटली परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल कोई कंपोनेंट ही नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर B से C में वापस इक्वेशन लगाता हूं, मैंने बोला टाइम लगा T2, टाइम लगा मैंने बोला T2, तो इक्वेशन बोलती है डिस्प्लेसमेंट है माइनस h, यानी ये हो गया h इज इक्वल टू यू टी। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है बी से सी के लिए, 0, क्योंकि सारी की सारी क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो हो गया 0 प्लस हाफ ऑफ जी T2 स्क्वायर। तो यहां से जो T2 आ गया वो हो गया रूट ओवर 2h बाय जी। तो ये हो गया मेरा पास टोटल टाइम T1 प्लस T2। तो जो टोटल टाइम हो जाएगा T, वो हो जाएगा T1 प्लस T2। तो यहां से जो T हो गया भैया वो हो गया 2 रूट ओवर h माइनस स्मॉल h बाय g प्लस रूट ओवर 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर h बाय g। अभी जो t है वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो जो t है वो किस स्मॉल h के लिए मैक्सिमम होगा वो निकाल लो। अरे मैक्सिमम मिनिमा लगा दूं, तो मैक्सिमम मिनिमा लगा दिया, तो dt बाय dh कितना होना चाहिए, 0। dt बाय dh कितना होना चाहिए, 0। चलिए इसको थोड़ा सा, इस वाले पार्ट को नहीं, ठीक है, dt बाई डी कितना होना चाहिए, 0। तो यहां पे मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, तो dt बाई डी यार ये रूट ओवर 2h बाई जी, रूट ओवर 2h बाई जी, तो रूट ओवर 2 बाई जी, 2 बाई जी, रूट ओवर 2 बाई जी, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, वैसे ही 0 में चला जाएगा, मैं इसको इधर ले लेता हूं। ठीक है, तो ये हो गया dt बाय डी एच इज इक्वल टू, ये रूट ओवर 2 बाई जी तो मैं बाहर ले लेता हूं। ठीक है, हाँ, h माइनस स्मॉल h, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx रेज टू पावर n माइनस 1, x की पावर 1/2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 x रेज टू पावर 1/2 माइनस 1, यानी 1/2 x रेज टू पावर माइनस 1/2। तो ये हो गया h माइनस s का डिफरेंशिएशन 1/2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h की पावर माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, इनसाइड डिफरेंशिएशन में और कर लेता हूं, nx रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है, 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस h का डिफरेंशिएशन h के रेस्पेक्ट में माइनस 1 प्लस, ठीक है, प्लस वहां देखिए ध्यान से समझिएगा, रूट ओवर 2 बाई जी बाहर आ चुका है, h की पावर 1/2 वापस से डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 h की पावर माइनस 1/2, और ये जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, ठीक है, तो यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से समझिए, ये चीज वैसे ही गई, 1/2 कॉमन ले लिया, ये खत्म हो गया, यहां पे बचा h माइनस स्मॉल h की पावर माइनस 1/2
-1 प्लस स्मॉल h की पावर -1/2 इज इक्वल टू 0। ये बचा। तो यहां से दोनों को मैं अलग अलग साइड ले जाऊं तो h माइनस एच की पावर -1/2 इज इक्वल टू h की पावर -1/2। क्या करूं मैं दोनों तरफ इनवर्स स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा h माइनस एच इज इक्वल टू एच। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2h। किसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है, h बाय स्मॉल h का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां से h बाय स्मॉल h का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस h बाय स्मॉल h का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है h माइनस एच इज इक्वल टू स्मॉल h, h इज इक्वल टू ठीक है। तो कैपिटल H बाय स्मॉल h का वैल्यू कितना आ गया 2। तो यहां पे जब इसका वैल्यू 2 होगा तो जो टाइम लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, अ सॉलिड सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 50 kg रोल्स, अरे रोलिंग आ गई, ये तो भैया रोटेशन का सवाल पहुंच गया है यार, along a horizontal flow so that its center of mass has a speed of 0.4 meter per second, the absolute value of work done on the disk to stop it। okay यार रोलिंग हो रही है यार, रोलिंग हो रही है तो यानी पक्की बात है रोलिंग है, रोल्स बोला ना उसने, रोलिंग हो रही है यानी ट्रांसलेशन भी होगा और रोटेशन भी होगा और डिस्क है। ठीक है चलिए क्या है, ये रही एक डिस्क, ठीक है ये एक डिस्क है, ना 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 ये डिस्क है, व्हाइट डिस्क ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है ये एक डिस्क है, ठीक है ये पक्की बात है, इसका जो वेलोसिटी है वो है 0.4 मीटर पर सेकंड, जो वेलोसिटी है सेंटर मास का 0.4 मीटर पर सेकंड है, और एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा। यार इसने बोला ही नहीं है स्लिपिंग ब्लिपिंग, तो मैं प्योर रोलिंग मान के चल रहा हूं, तो यहां से मेरे पास आ जाता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो जो ओमेगा आ जाएगा वो आ जाएगा v बाय आर। क्या रेडियस दिया हुआ है, क्या रेडियस दिया हुआ, कोई बात नहीं। ठीक है तो अब यार वर्क डन निकालना है। अब तो वर्क डन क्या होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। रोलिंग हो रही है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी देखनी पड़ेगी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है मेरी, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये कितनी हो जाएगी, वो तो जीरो हो जाएगी, माइनस वो तो क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, ये रुक गया है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। पक्की बात है, अरे यही होने वाला है, अरे माइनस अंदर चला गया इसलिए प्लस का माइनस हो गया। तो यानी वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस, ठीक है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ, अरे डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, और ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है इस आर से आर कट गया, आर स्क्वायर कट गया, तो ये हो जाएगा 1/4 एम वी स्क्वायर। तो यहां पे जो वर्क डन आ जाएगा माइनस ऑफ ये 1/2 प्लस 1/4 यानी 3/4, यानी हो जाएगा 3/4 एम वी स्क्वायर, यानी हो जाएगा माइनस ऑफ 3/4। मास शायद 50 दिया हुआ है इसका, 50 ही है क्या, हाँ ठीक है, और v हो जाएगा कितना हो जाएगा 4/10, ठीक है तो इसे मैं लिख सकता हूँ 16/100। ठीक है भैया बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया 2 टाइम्स कट गया, ठीक है और ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 टाइम्स कट गया। तो जो वर्क डन आ जाएगा माइनस ऑफ 6 जूल आ जाएगा, वर्क डन कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 6 जूल। इजी क्वेश्चन था, रोलिंग का सवाल था, सेंटर ऑफ मास से ज्यादा लेना देना कुछ था नहीं यहाँ पे। ठीक है अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय द 50%। अरे यार ऐसे टाइप के सवाल बहुत रिपीट होते हैं भाई जेईई मेंस में, इजी से होते हैं, बस एक बार ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ लो। क्या बोल रहा है ये, the momentum of body is increased by the 50%, the percentage increase in the kinetic energy of the body। okay momentum 50%, अरे यार यहाँ पे पंगा होता है, एक बाय और एक टू, बाय का मतलब डिफरेंस होता है, टू मतलब उतना हो गया है। ठीक है the momentum of a body is increased by 50%,
मैंने क्या बोला, मैंने बोला इनिशियल मोमेंटम सपोज 100 पी था, ऐसा मान लिया मैंने। इनिशियल मोमेंटम कितना था, 100 पी मान लिया मैंने, ठीक है, ठीक है। द मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय 50%, बाय 50%, 50% से बढ़ा दिया, यानी पहले 100 पी था, 50% से और बढ़ा दी, 50 पी और ऐड हो गया होगा, यानी अब फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पी फाइनल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 150 पी, ठीक है, समझ में आया। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज पूछा है भाई, तो यार अपने पास एक फॉर्मूला है, क्या होता है, P इज इक्वल टू रूट ओवर ट्वाइस एम के, ये फॉर्मूला होता है। यानी यहां पे मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो वो हो जाता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना, ऐसे ही होगा, ऐसे ही हो गया, अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100%, ये होगा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तो वहां पे अगर मैं बात करूं, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पी स्क्वायर के, काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पी स्क्वायर के, ठीक है। तो यहां से K2 बाय K1 इज इक्वल टू P2 स्क्वायर बाय P1 स्क्वायर, ठीक है साहब। क्या करूं, दोनों तरफ -1 कर दूं, तो ये तो हो जाएगा K2 माइनस K1 अपॉन K1, ठीक है। 100 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा P2 स्क्वायर, यहां पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे भी टोटल ओवरऑल में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये ऐसे और ये ऐसे, P2 स्क्वायर, P2 कितना था, हो रहा P फाइनल 150, यार ऐसे लिख सकता हूं मैं 150 P अपॉन 100 P का स्क्वायर -1 इंटू 100, समझ में आया। तो ये तो हो गया परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये गया, ये P से P कैंसिल हो गया, 3/2, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 3/2 यानी 9/4 -1 इंटू 100, ठीक है, पक्की बात है, यानी ये हो जाएगा 9 - 4, 5/4 इंटू 100, ये कितनी बार घट गया, 25 बार, तो ये हो जाएगा 125%, 25 पंजे 125। तो ये सवाल बहुत इजी होते हैं, थोड़ा सा एक मेथड समझ में आना चाहिए यार। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, टू और बाय, टू का मतलब उतना हो गया है, बाय मतलब इतने का चेंज आया है, इंक्रीज बाय इतना ऐड कर दो, डिक्रीज बाय उतना घटा दो, आई बात समझ में। तो बहुत इजी है जी मेंस, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आनी है, बस जितनी तैयारी की उस पे विश्वास रखना है और एग्जाम में झंडे गाड़ देने। मिलते हैं अगले लेक्चर में।